नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात थप्पड़बाज सांसद की। रांची में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एक युवक को सरेआम थप्पड़ मार दिया और जिसके बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह तमतमाए हुए अचानक अपनी कुर्सी से उठते हैं और लाल टी शर्ट में इस खड़े युवक को गर्दन में हाथ लगाते हुए गाल में थप्पड़ जड़ देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और थप्पड़ मारने का ये वीडियो रांची के खेलगांव का है, जहां 15 से 17 दिसंबर तक रांची कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पहले दिन पहलवानों के सर्टिफिकेट के जांच के दौरान यूपी से आए इस पहलवान की उम्र अधिक होने की वजह से उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद ये पहलवान अपनी शिकायत लेकर सीधे मंच पर पहुंच गया, जहां बृजभूषण सिंह ने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए युवक को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बृजभूषण सिंह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यूपी का ये युवक बृजभूषण सिंह को यूपी से होने वाले का हवाला देते हुए प्रतियोगिता में शामिल होने देने की इजाजत मांग रहा था, जिस पर बृजभूषण सिंह को गुस्सा आ गया। चलिए अब आप समझिए कि जिस बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवान को थप्पड़ मारा वो कौन है। बृजभूषण भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता हैं बृजभूषण और यूपी के 6 से 8 जिलों में है बृजभूषण का दबदबा। पूर्वांचल के नामी पहलवानों में बृजभूषण की गिनती होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करप्शन पर प्रहार की। आज हम आपको करप्शन का वो सच्चा चिट्ठा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार की दीमक हमारे सिस्टम को गहराई से चाट रहा है। सरकार की मंशा चाहे जितनी अच्छी हो, सरकारी अधिकारी ही उसे खाक में मिला रहे हैं। हमारी बातों पर यकीन न हो तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 100 रुपए के नोटों की गड्डी, 200 रुपए के नोटों की गड्डी, 500, 2000 के नोटों की इतनी सारी गड्डियां। ये नोट बता रहे हैं कि सरकारी पद पर रहते हुए करप्शन का खुला खेल खेला गया। गड्डियों को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि इतने सारे नोट हैं तो किसके। तो जवाब है ये तस्वीर है समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन की, जिन पर आरोप है कि अपनी जिम्मेदारियों को ठेंगा दिखाते हुए इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। नोटों की ये गड्डियां इसकी गवाही दे रही हैं। निगरानी की विशेष टीम ने आरोपी मणिरंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पटना स्थित आवास से 60 लाख नगद, 32 लाख रुपए के फ्लैट के दस्तावेज, पत्नी के नाम पर 55 लाख रुपए का एक प्लॉट, 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 2.5 कट्ठा जमीन, ससुर के नाम पर एक फ्लैट और लाखों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। जबकि समस्तीपुर से 15 लाख नगद, 8 लाख डिपॉजिट के कागजात और महंगी गाड़ियां मिली हैं। मुजफ्फरपुर से 12 लाख नगद बरामद किया गया है। साथ ही ब्रह्मपुरा में 21 कमरे के एक होटल का भी पता चला है। इसके अलावा कटिहार में भी 3 प्लॉट और 3 दुकान का पता चला है। सकते हैं कि 70 लाख से अधिक नगद राशि बरामद हुई है। इसके अलावा लगभग LIC के 7-8 पॉलिसी मिली है, अनेक बैंक में खाते मिले हैं। 16 दिसंबर को ही पटना के निगरानी थाना में मणिरंजन के खिलाफ आय से अधिक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था और 17 दिसंबर को ये कार्रवाई कर दी गई। पटना से संजय कुमार के साथ समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए अब आप जान लीजिए कि सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के 4 ठिकानों से क्या क्या मिला, और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने और बताने जा रहे हैं। तो पहला आपको बता दें कि पटना स्थित आवास से 60 लाख नगद की बरामदगी की गई। फिर दूसरा 32 लाख रुपए का एक फ्लैट का दस्तावेज मिला। पत्नी के नाम पर 55 लाख रुपए का एक प्लॉट भी मिला है, और उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए का 2.5 कट्ठा जमीन के कागजात मिले। ससुर के नाम पर एक फ्लैट मिला। अर्जित कई लाख के आभूषण भी मिले हैं, और आपको बता दें फिक्स डिपॉजिट, LIC और रियल एस्टेट के कागजात मिले हैं। समस्तीपुर से छापेमारी में 15 लाख नगद में बरामद की गई है। स्कॉर्पियो, मांजा कार और होंडा इमेज जैसी महंगी गाड़ियां भी मिली है। मुजफ्फरपुर आवास से 12 लाख नगद बरामद किए गए हैं। वहीं 21 कमरे का विनायक होटल और पारस मॉल में 22 लाख की दुकानें मिली है कागजात, और कटिहार में 3 प्लॉट और 3 दुकान का पता भी चला है। चलिए अब खबर तो समझिए कि सब रजिस्ट्रार का काम आखिर होता क्या है, जिसकी बदौलत इतनी संपत्ति अर्जित की गई है। जब आप अपनी जमीन किसी को बेचते हैं तो उसकी कानूनी दस्तावेज जैसे स्टाम्प, पंजीकरण का सत्यापन सब रजिस्ट्रार करता है। तब जाकर आपकी संपत्ति दूसरे व्यक्ति के नाम पर होती है। यानी कुल मिलाकर जमीन बेचने से लेकर खरीदने तक का सभी दस्तावेज का जो सत्यापन होता है वो सब रजिस्ट्रार के जिम्मे होता है। मतलब भूमि लेन देन से लेकर पंजीकरण संबंधित मामलों को सब रजिस्ट्रार को देखता है। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। मतलब सब रजिस्ट्रार ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, गलत मंशा से, गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठा, और सब रजिस्ट्रार एक प्लानिंग के तहत काली कमाई करने में जुटे हुए थे। कल ही निगरानी ने मणि रंजन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार की 0 टॉलरेंस नीति है। तमाम विभागों में भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी तरह की शिकायत करने के लिए हाल ही में निगरानी ब्यूरो ने पहली बार हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने के आरोप में हाल ही में नीतीश कुमार ने 85 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 644 पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है, और सुशासन ही सीएम नीतीश कुमार की USP है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात साजिश रचने वालों को मिली सजा की। जनवरी 2018 में महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट कर बोध गया दहलाने की बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुना दिया है। 3 को आजीवन कारावास और 5 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। पैगंबर शेख को आजीवन कारावास की सजा, अहमद अली को आजीवन कारावास और नूर आलम को भी आजीवन कारावास। पटना की NIA कोर्ट ने 2018 के बोध गया बम ब्लास्ट केस में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 5 दोषियों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई है। इन दोषियों के नाम हैं आरिफ हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, अब्दुल करीम, दिलावर हुसैन और आदिल शेख। कि 8 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है अंडर 121 अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, और 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है। दरअसल 19 जनवरी 2018 को बोध गया के महाबोधि मंदिर में धमाके की साजिश रची गई थी। तब काल चक्र पूजा के लिए बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी मंदिर में ही मौजूद थे। साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। धमाके की इस साजिश में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 8 ने खुद अपना गुनाह कबूला था, जिन्हें सजा सुनाई गई, और 9वें आरोपी की सुनवाई जारी है। एक आरोपी जो था उन्होंने कसूर को नहीं कसा है, उनका केस पेंडिंग है। अब उन पर डिपेंड करता है, अगर इफ ही वांट्स टू कन्फेस तो ठीक है, और नहीं तो उनका ट्रायल चलेगा अकॉर्डिंगली। एक चीज और है, बड़ी बात यह कि इस मामले में NIA कोर्ट ने 3 साल 11 महीने में ही सजा का ऐलान कर दिया है, जो ऐसे मामलों में एक बड़ी मिसाल है।
2018 का ये वाकया है महाबोधि मंदिर बोधगया में। ये जो पकड़े गए लोग हैं ये बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित संगठन है, उसे ताल्लुक रखते हैं। और जब सूचना मिली उसके बाद एनआईए की टीम चौकस हो गई और इनको जब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ की गई तो बोधगया में महाबोधि मंदिर के बगल में जो शौचालय है, जो किचन है, वहाँ पे जो बॉम्ब प्लांट किए हुए थे, हैवी एक्सप्लोसिव थे वो, उनको रिकवर किया गया। और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई अहम जानकारियां दी और उसके बाद कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 9 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर तो समझिए कि उस दिन कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। खबर तो समझिए कि 2018 में गया के महाबोधि मंदिर में हुआ क्या था। 2018 में महाबोधि मंदिर में धमाके की साजिश रची गई थी। 19 जनवरी 2018 को बम प्लांट किया गया था और कालचक्र मैदान में प्लांट किए गए थे आईईडी बम। कालचक्र मैदान में पूजा स्थल के पास 3 बम मिला था। डिफ्यूज करने के दौरान पहला बम फटा। रसोई और शौचालय में भी 2 आईईडी बम मिले थे। दलाई लामा और राज्यपाल की यात्रा के दौरान ये पूरी साजिश को रची गई थी। एनआईए की ओर से इस घटना को लेकर 3 फरवरी 2018 को मामला दर्ज किया गया था और एएनआई ने सितंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था और विशेष अदालत ने इस मामले में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल दरभंगा और आज मधुबनी को सौगात। 2 दिनों के दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल को कई सौगातें दी। जिन सौगातों को सीएम ने मिथिलांचल की झोली में डाला है उसका वादा उन्होंने 1.5 साल पहले किया था और पूरी रिपोर्ट को आप देखिए, फिर खबर तो समझिए कि इन सौगातों को बिहार को कितना फायदा मिलेगा। पहले फूलों की बड़ी माला, फिर मिथिला की पहचान मखाना की पारंपरिक माला, मिथिला पेंटिंग और विशेष पाक। कुछ इस तरह मिथिलांचल के मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार का स्वागत हुआ। दरभंगा के बाद नीतीश कुमार मधुबनी में भी अपने वादे को पूरा करने पहुंचे थे। मिथिलांचल को सीएम नीतीश कुमार ने कमला बराज की सौगात दी। साथ ही कमला बलान के दोनों तटबंधों के पक्कीकरण के काम की भी आधारशिला रखी। जो हमने खुद देखा है जयनगर के पास से, और इतना डिस्चार्ज अब हो गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके तटबंध को और कैसे मजबूत और बेहतर बनाना है, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्णय जल संसाधन विभाग ने ले लिया है और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। और एक्सपर्ट के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर से बुला करके दिखवाया और कहां पर कैसे बनेगा ये सब करवा लिया और अंत में ला करके लोगों ने प्रस्ताव दिया जिसको स्वीकृति मिली और अब टेंडर हो गया। अब उसको कार्यारंभ हो रहा है। उस दिन आप लोगों ने बुलाया तो मुझे खुशी है, इससे सुविधा होगी। इससे आप समझ लीजिए कि पानी का जो फ्लो है, अब आप जिस तरह से पानी फैल जाता है जगह जगह और शहर को और गांव के कई गांवों को बर्बाद करता है, परेशान करता है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें तो नियंत्रित रहता है। और दूसरी बात है कि बाद में सिंचाई के लिए भी वो उपयोगिता होती है, ये रहता है तो उस पानी को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए बराज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोगों ने किया। जयनगर में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कमला बराज निर्माण स्थल का जायजा लिया। 400 करोड़ की लागत से बनने वाले बराज के बारे में एक एक जानकारी ली। पूरे 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री जयनगर पहुंचे थे। तभी कमला बराज निर्माण की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर भी हैं। जब सारा चीज वहां जाकर के देखे तो देखे कि इसका तो बहुत समय हो गया, अब तो इस पे संभावना नहीं है, जर्जर स्थिति में है। उसी स्पॉट पर जल संसाधन विभाग को कहा कि नहीं, आप लोग तुरंत इस पर काम कीजिए, हम ही लोग लेट हुए और इस पर बराज बनने का तैयारी कीजिए। कमला में बराज बनेगा। वो तो उस साइड भी जाकर के देखे थे, जो नेपाल के तरफ है, पूरा पैदल जाकर के देखे जो क्या स्थिति है और इस पर बराज बने
उसी दिन निर्णय कर दिया गया जब वो आए थे 24 जून को 2020 को जयनगर में। जाहिर है एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि वो लोगों की समस्याओं को लेकर कितने संजीदा हैं और जनता से किए वादे को हर हाल में पूरा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब खबर तो समझिए कि कमला बराज बनने से आखिर फायदा क्या होगा। कमला बराज से मिथिलांचल को बड़ी राहत मिलेगी और बराज को मार्च 2023 तक निर्माण पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। बराज बनने से मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और खेतों को सिंचाई की सुविधा भी अब मिल पाएगी। बराज बनने से नदी का लेवल भी बढ़ेगा और लिहाजा बरसात के दिनों में जो पानी गांव में जाकर बाढ़ की स्थिति पैदा करता था, अब बराज में उसे बांधकर खेतों की सिंचाई में उसका उपयोग हो सकेगा। दरअसल जुलाई 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के दौरान वीयर के डेक स्लैब के ऊपर से पानी प्रभावित हो गया था और इससे वीयर के दाएं और बाएं मार्जिनल बांध में टूट आ गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल 24 जून को जयनगर का दौरा किया था और तब उन्होंने कमला वीयर को बराज में बदलने के जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मौके पर हरी झंडी देते हुए यहां अत्याधुनिक बराज के निर्माण का ऐलान किया था और आज 1.5 साल के बाद बराज का शिलान्यास भी कर दिया गया। तो फिलहाल खबर तो समझिए कि इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।